आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इको क्रिटिसिज्म के मुतालिक। इको क्रिटिसिज्म का आगाज़ कैसे हुआ और किस तरह से सोसाइटी, लिटरेचर और नेचर आपस में इंटरकनेक्टेड है। हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म के साथ इसका क्लोज़ली एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप भी देखेंगे और देखेंगे किस तरह से हम लिटरेरी टेक्स्ट में इको क्रिटिसिज्म के लेंस को फोकस करते हुए एनालाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें कौन से मेथोडोलॉजी, मेथड्स और एनालिटिकल टूल इस्तेमाल करने होंगे किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को फोकस करने के लिए, उसके मुतालिक भी हम जानेंगे। और इसके अलावा इस लेक्चर के आखिर में हम कोर जो टेक्स्ट हैं, उसके मुतालिक भी बात करेंगे, जिसको फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है एज़ ए रेफरेंस बुक के तौर पर। उसके मुतालिक भी मुख्तसर गुफ्तगू करते हैं। तो चलें आज अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। इको क्रिटिसिज्म एज़ ए लिटरेरी और कल्चरल थ्योरी क्या है? इको क्रिटिसिज्म की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि इकोलॉजी और इकोलॉजी से रिलेटेड जो क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, उसको हम कैसे लेकर चल रहे हैं। आप अगर यहाँ पर फ़ोकस करके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से हम नॉन लाइफ़, ह्यूमन लाइफ़ और इकोलॉजिकल जो क्राइसिस हैं, उनको आपस में इंटरकनेक्टेड देखते हैं। कोई नॉवल आप ऐसा पढ़ें जिसमें देखें किसी जंगल को बयान किया हो या सैलाब की तबाहकारियों का ज़िक्र हो या वहाँ पर दिखाया जा रहा हो कि किस तरह से इंसान नॉन लाइफ़ से हेल्प ले रहा हो। तो उन तमाम चीज़ों को जब हम देखते हैं तो वो हमारे लिए एक मौज़ूए बहस बन जाते हैं इको क्रिटिसिज़्म का। मिसाल के तौर पर एक नॉवल आप पढ़ते हैं या एक मूवी आप देखते हैं जिसमें एक शख्स जो बहुत बड़े होने का दावा करता है अपनी सालमियत का, अपनी ताकत का, लेकिन अचानक हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाने में उसको एक मेटालिक स्टेंट डलते हैं दिल के अंदर। जो मेटालिक स्टेंट हैं, वो बेसिकली नॉन लाइफ से हैं, नॉन ह्यूमन लाइफ से हैं। तो नॉन ह्यूमन लाइफ से बनी हुई चीज़ उस इंसान की मदद के लिए हेल्पफुल है। तो इको क्रिटिसिज्म ये कहती है कि वी ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट एट द टॉप ऑफ द यूनिवर्स बट वी आर इंटरकनेक्टेड, वी आर इन अ कॉन्टिन्यूअम फेज कि हर चीज़ हमें इफ़ेक्ट कर रही है, हमें शेप कर रही है। कोई ऐसा नॉवल देखें जिसमें कोई जंगल हो, तो उसको क्या बैकग्राउंड के तौर पर दिखाया गया है, एज़ ए सीनरी के तौर पर दिखाया गया है, क्या वो ह्यूमन एक्शन को शेप कर रहा है, रिप्रेज़ेंट कर रहा है? इसके साथ-साथ हम ये फ़ोकस करते हैं कि एनिमल्स को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, नेचर को कैसे डिस्क्राइब किया जा रहा है। इसके अलावा जो टेक्स्ट है वो क्रिटिक कर रहा है, एक्सप्लॉइटेशन को दिखा रहा है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, ह्यूमन एरोगेंस को दिखा रहा है और ह्यूमन लेड एक्टिविटीज़ की आउटकम क्या है? और ये तमाम चीज़ें हमें इसके अंदर नज़र आ रही होती हैं। तो इसके साथ-साथ हम ये भी देख रहे होते हैं कि जो इको क्रिटिसिज़्म है ये इंटरकनेक्टेड फ़ील्ड है, इंटरडिसिप्लिनरी फ़ील्ड है। एनिमल क्रिटिसिज़्म इसके अंदर आ जाता है। फिर इसके अलावा क्लाइमेट फिक्शन इसके अंदर आ जाता है। क्लाइमेट से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको भी आप इसमें डिस्कस करते हैं। एनवायरमेंटल एथिक्स, एनवायरमेंटल जस्टिस भी इसके अंदर आ जाता है कि कौन-सी पॉलिसीज़, कौन से लॉ, कौन से एक्ट जो हैं वो बने हैं उनको फ़ोकस किया जाता है। अब ब्रिटानिका के मुताबिक इको क्रिटिसिज़्म को एज़ अ लिटरेरी कांसेप्ट के तौर पर ट्रीट किया जाता है। लेकिन रॉब निक्सन जैसे क्रिटिक हैं वो ये कहते हैं कि इसका जो स्फीयर है इट शुड मूव बियॉन्ड द लिटरेचर। इसको पॉलिटिकल लाइफ के अंदर भी डिस्कस किए जाने की ज़रूरत है क्योंकि जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट का वो अपैरेंटली विज़िबल नहीं है। वो स्लो पॉइज़न की तरह स्प्रेड करता है और बहुत देर बाद सामने आता है और उसका बहुत ही ज़्यादा तबाहकुन जो है वो हमारे सामने नतीजा सामने निकलता है। तो इको क्रिटिसिज़्म जो है वो प्लांट्स के इश्यूज़ को भी इट टेक्स इंटू अकाउंट और जंगल, विल्डरनेस और जो पोस्ट कॉलोनियल जो लेगेसी है उससे जो प्रॉब्लम्स जनरेट हुए हैं, उनसे जो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की वजह से या एक्सप्लॉइटेशन की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ है ग्लोबल साउथ को, ठीक है? उसको भी ये डिस्कस करती है। इको फेमिनिज़्म के एतबार से फ़ोकस किया जैसा जाता है जिस तरह से मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो फीमेल हैं, दे आर द इग्नोरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इग्नोरेंट ऑन द एजुकेशन साइड और फ्रॉम द हेल्थ इश्यूज़ एटसेट्रा। तो जिस तरह से इकोलॉजी को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, जिस तरह फीमेल एजेंसी को भी अंडर एस्टिमेट किया जाता है। तो इन चीज़ों को फ़ोकस किया जाता है। इसके साथ-साथ हम देखते हैं कि हम जब इको क्रिटिसिज़्म को एज़ ए फाउंडेशनल थ्योरी लेंस के तौर पर देखते हैं, तो हम मिलिट्री टेक्स्ट को अप्लाई करते हैं, फिर हम एनालिटिकल टूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम उसको एज़ अ कोर फ्रेमवर्क भी ले सकते हैं, क्लोज़ रीडिंग टेक्स्ट के तौर पर फ़ोकस भी कर सकते हैं या हम नैरेटिव थ्योरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं टूल के तौर पर या फिर हम स्टाइलिस्टिक टेक्निक्स या इमेजरी या थीमेटिक एनालिसिस भी कर सकते हैं और उस तरीके से हम जो कोर इश्यूज़ जो हैं, जो सामने आए हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करें, उनके ऊपर क्रिटिक करें और नए किसी मौजू को या नए पहलू को सामने लेकर आएँ और फिर उसका इम्पैक्ट दिखाएँ। अब आपके सामने एग्जांपल है कि जो वुडलिंग हाइट्स है, उसमें जो मूड है, उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है। वो एक सेटिंग के तौर पर है या वो इमोशनल या वाइल्डनेस का एलिमेंट पेश कर रहे हैं या वो फ्रीडम को डिपिक्ट कर रहे हैं, आइसोलेशन को डिपिक्ट कर रहे हैं। तो आप सिंबॉलिकली भी, थीमेटिकली भी, स्टाइलिस्टिकली भी, डिस्कोर्स के एतबार से भी, वर्ड चॉइसेस के एतबार से भी और क्लोज रीडिंग ऑफ टेक्स्ट में भी आप फोकस कर सकते हैं एज़ ए एनालिटिकल टूल के तौर पर। मेजर फोकस आपका इको क्रिटिसिज्म रहेगा, मेजर क्रिटिक्स आपके जो हैं वो आएँगे लिटरेरी थ्योरिस्ट के एतबार से जो इको क्रिटिसिज्म में मायनाज़ हैं। हम आगे चलकर उनके बारे में भी बात करते हैं। फिर इसके अलावा इमर्जेंस की अगर हम बात करें तो बहुत डिटेल में मैं नहीं जाता, थोड़ा-सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि रोमांटिक एरा जो था रोमांटिसिज्म में हमारे पास कीट्स, वर्ड्सवर्थ और शेले जैसे पोएट थे जिन्होंने क्लोज कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। ह्यूमन सेंटर्ड जो अप्रोच थी उसको कनेक्ट किया नेचर के साथ और फिर बाद में अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिज्म में हमारे पास एमर्सन और हेनरी डेविड थोरो जैसे राइटर आते हैं जिन्होंने एक वाल्डन किताब रखी और 2 इयर्स का अपना जो एक्सपीरियंस है वो नरेट किया किस तरह से वो एक वाइल्ड
लेक के करीब जो है वो अकेले तन्हा रहे और एक्सपीरियंस किया उस सारे पार्ट को। फिर हमारे पास रियलिज्म और नेचुरलिज्म की मूवमेंट आती हैं लिटरेचर में। और फिर अगर हम बात आ जाए 1970s में, तो विलियम रिकर्ट ने एक जो है वो आर्टिकल लिखा था लिटरेचर एंड इकोलॉजी के नाम से, एन एक्सपेरिमेंट इन इको क्रिटिसिज्म। सो ही वाज द फर्स्ट वन हु कॉइन्ड द टर्म इको क्रिटिसिज्म। और यहाँ तक आने से पहले भी हमारे पास कुछ क्रिटिक्स हैं जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करी, बट आई एम जंपिंग टू दैट इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स एंड राइटर्स, और जिन्होंने इकोलॉजिकल कंसेप्ट के ऊपर बात की और इकोलॉजिकल कंसेप्ट को लिटरेरी स्टडी पर फोकस करने की बात की। फिर हमारे पास शेरल ग्लॉटवेल्टी हैं जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट फाउंडर के तौर पर काम किया इको क्रिटिसिज्म को एज ए डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। उन्होंने रिलेशनशिप को डिस्कस किया लिटरेचर का फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ। फिर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं, वो हमारे पास आते हैं हेरल्ड फ्रॉम। उन्होंने इसको मेन स्ट्रीम में प्रमोट किया और एक्सेप्टेंस आई इसकी वजह से फील्ड में, और अब इको क्रिटिसिज्म को एक स्पेसिफिक फील्ड के तौर पर स्टडी किया जाता है। एक मेन स्ट्रीम फील्ड वो अपनी स्टैब्लिश कर चुका है, बट इट इज इंटरकनेक्टेड मींस कि ये बहुत सारी जो आपके क्रिटिसिज्म है या इको फेमिनिज्म है, उन सब चीजों के साथ ये इंटरकनेक्टेड है। तो ये चीजें आपको आइडिया यहाँ से हो जाएगा कि हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स हैं, लेकिन और भी राइटर्स हैं जिनको हम फोकस कर लेते हैं बात। तो इससे पहले मैं ये देखना चाह रहा हूँ, आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इको क्रिटिसिज्म है वो क्यों मैटर करती है हमारे पास, क्योंकि लिटरेचर जो है वो बाज़ औक़ात नेचर को रोमांटिसाइज़ करता है, और हमारी जो इमेजिनेशन है वो बाज़ औक़ात किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाती है। और हम एक्सप्लॉइटेशन या मॉनेटरी एस्पेक्ट तो फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे होते कि नेचर किस तरह से एक्सप्लॉइट हो रही है, या जो समंदर है, जो इकोलॉजी है, वो कैसे डिस्टर्ब हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें हम फोकस करते हैं इसके अंदर, इसलिए हमें इको क्रिटिसिज्म के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिकॉज़ वी आर डीपली कनेक्टेड विद द रियलिटीज़ ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। इमेजिन करें एक ऐसी सोसाइटी जिसमें पानी की किल्लत है, तो ड्रास्टिकली वहां पर इंसानों की आबादी में कमी आएगी। जैसे जानवर जो है वो किसी बयाबान या बंजर जगह पर मर जाते हैं, और अगर इंसानों के पास भी ये सहूलियत नहीं होगी तो वो भी उनकी जो है वो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन आएगा। फिर इसके अलावा जो वॉर्स होती हैं, बम जो गिराए जाते हैं, उससे जो इकोलॉजी खराब हो रही है, जो क्राइसिस आ रहे हैं, ग्लेशियर जो मेल्ट हो रहे हैं, इसके अलावा एथिकल और जो पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, उनको कैसे फोकस किया जा सकता है। तो इको क्रिटिसिज्म एक सिर्फ एकेडमिक फील्ड के तौर पर नहीं, बल्कि नॉन एकेडमिक फील्ड के तौर पर एज ए क्रिटिकल लेंस भी यूज की जा सकती है, एज ए पॉलिटिकल या जर्नलिस्टिक डिस्कोर्स के अंदर भी, ताकि हम इन मौजूआत पर बात करते हुए जो है वो डिस्कशन अपनी जारी रखें। इमरजेंस मैंने आपको बता दी किस तरह से डेवलप हुई है और किस तरह से ये एकेडमिक इसकी विजिबिलिटी एस्टैब्लिश हुई है। फिर इसके अलावा 2000 ऑनवर्ड से एक ब्रॉड फील्ड के तौर पर सामने आई है, वो क्लाइमेट के तौर पर, एनिमल क्रिटिसिज्म के तौर पर, और जो एंथ्रोपोसीन जिसको हम कहते हैं ह्यूमन लेड एक्टिविटीज हैं जो कि ड्रास्टिकली हमारे सोसाइटी के लिए तबाहकुन है, उनके ऊपर वो फोकस करती है। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल दूंगा कि किस तरह से हम इस नैरेटिव थ्योरी का एक एग्जांपल कर सकते हैं एज ए टूल के तौर पर। मेन आपकी जो थ्योरी है वो इको क्रिटिसिज्म है, मेथोडोलॉजी आपकी क्वालिटेटिव लिटरेरी एनालिसिस है, और आपने जो मेथड अडॉप्ट करना है डाटा को एनालाइज करने का, वो आपका नैरेटिव थ्योरी है। तो नैरेटिव थ्योरी इज अ डिफरेंट टूल टू एनालाइज अ लिटरेरी टेक्स्ट। अगर आप नैरेटिव थ्योरी नहीं लेना चाहते तो यू कैन गो विद द क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, यू कैन गो विद द थीमेटिक एनालिसिस, यू कैन गो विद द स्टाइलिस्टिक एनालिसिस, में भी बड़ी चॉइसेस हैं आपके पास। आप फोकलाइजेशन के ऊपर फोकस कर सकते हैं, आप इसके अलावा पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर फोकस कर लेते हैं, वर्ड चॉइसेस के ऊपर, आप मेटाफोर के ऊपर, आप ट्रांजिटिविटी के ऊपर फोकस कर सकते हैं। यानी मल्टीपल टूल्स हैं आपके पास। अगर आपने नहीं भी लेना कोई भी टूल, तो आप सिर्फ अगर इको क्रिटिसिज्म और क्रिटिक्स को फोकस करते हुए क्लोज रीडिंग टेक्स्ट करते हैं, तो फिर एक कमेंट्री आ जाएगी कि ये तो इसकी अपनी कमेंट्री है ना। तो डू नॉट मेक योर थीसिस और रिसर्च आर्टिकल टू बी योर ओन कमेंट्री अनलेस you yourself have established as a prominent critic. And as long as you are a researcher, you need to rely on the famous established researches or the researchers or the critiques on their angles, on their lenses, in order to come up with the new argument or the novel idea. ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं एज ए नैरेटिव जो है, हम अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो क्या है। मिसाल के तौर पर उसको फोकस करें, अगर हम एज ए नैरेटिव थ्योरी फोकस करते हैं किसी भी नॉवल को, हम देखते हैं कि एज ए कॉलोनाइजर्स गेज है, वो कैसे नेचर को पोर्ट्रेट करता है रिसोर्सेज कंट्रोल के तौर पर, और एक टूरिस्ट है वो कैसे ऑब्जर्व करता है उसको सीनरी और ब्यूटी की तरह कम्युनिकेट करता है। इंजीनियस लोग वो एनिमल लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं, कम्युनिटी को सेलिब्रेट करते हैं। दे डू नॉट किल एनिमल्स अनलेस इट इज नेसेसरी, बट फॉर अ टूरिस्ट उसके लिए वो एक मेमोरी है, उसने वहां शिकार करना है, उसने वहां पे मर्डर करना है एनिमल्स का, उसने वहां पे दरख्तों को आग लगानी है। तो ये एक आपको एक पर्सपेक्टिव नजर आता है। तो यू आर फोकसिंग फ्रॉम दैट एंगल द एलिमेंट ऑफ सिंबलिज्म, यू आर आल्सो फोकसिंग ऑन द imagery, you are also focusing on the voices who speaks for what, और subjectivity और perspective क्या है, metaphors कौन से हैं, focalization का element आप देखेंगे।
इन तमाम एलिमेंट्स को आप अदर देन नैरेटिव थ्योरी भी फोकस कर लेते हैं, बट प्रोमिनेंटली वी कैन यूज इट एज अ टूल नॉट इन इको क्रिटिसिज्म अलोन बट इन अदर लिटरेरी थ्योरीज एज वेल। तो एज एन एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको आइडिया दिया कि हम इसको फोकस कैसे कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आप इको क्रिटिसिज्म को स्टडी कर रहे हैं और आप स्लो वायलेंस के एलिमेंट को देखना चाह रहे हैं, जो कि निक्सन का आइडिया है। तो निक्सन के आइडिया को आप जब आप फोकस करेंगे तो आप देखेंगे किस तरह से टेक्स्ट दिखा रहा है कि मामूली तब्दीलियां जो है वो लोगों को इम्पैक्ट कर रही हैं। जो सॉइल एरोजन है, जो टॉक्सिसिटी है, वो कैसे इम्पैक्ट कर रही है। इसी तरह अगर आप एलिमो का ट्रांसकॉर्पोरियलिटी का इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं तो देखेंगे किस तरह जो सीपीज है, जो लीकेज है, जो इनहेलेशन या एक्सलेशन का जो प्रोसेस है, डिके का जो प्रोसेस है, इंजेक्शन या एक्सक्रीशन या परमिएटिबिलिटी का जो एलिमेंट है, ह्यूमन बॉडीज का इंटरकनेक्टिविटी जो कैसे है आउटर इकोलॉजी के साथ, वो कैसे दिखाई जा रही है। तो उसको आपके फोकस करने के लिए आप उन एलिमेंट्स को तलाश करेंगे एंड देन यू विल कनेक्ट बैक टू द लेमोस कंसेप्ट ऑफ ट्रांस कॉर्पोरियलिटी। इसी तरह एनिमेसी का कंसेप्ट आपने दिखाना है तो आपने फिगरेटिव लैंग्वेज को फोकस करना है, एजेंसी वॉइस और सेंटेंस को फोकस करना है, आपने अपने सिंक का कंसेप्ट, आपने कॉमोडिटी चेन का एलिमेंट देखना है, आपने कोलैबोरेटिव एक्शन का एलिमेंट देखना है। तो आप फिर देखेंगे कि प्रोटैगनिस्ट किस तरह से देखते हैं कि जो नॉन ह्यूमन जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो इंटरप्ट करते हैं ह्यूमन सेंटर्ड प्लॉट्स को। अब इसकी बड़ी मिसाल ये है कि एक हीरो है, वो अचानक विलन को मारने जा रहा है, तो अचानक उसको हार्ट अटैक हो जाता है और माइक्रोस्कोपिकली दिखाया जाता है कि उसका जो दिल है वो काम करना बंद कर दिया, क्योंकि वो जो स्टंट लगा था नॉन ह्यूमन, उसने काम करना छोड़ दिया। तो दिस इज हाउ वी कैन सी दैट हाउ द नॉन ह्यूमन लाइफ, जिनकी हम कोई वैल्यू भी नहीं समझते, कैसे इंपैक्ट करती हैं हमारी उसको। तो अगर आप मजीद फोकस करते हैं कि किस तरह से आपने जो की लिटरेरी एस्पेक्ट्स को फोकस करना है, तो यू विल बी फोकसिंग ऑन द मेटाफोर, यू विल बी फोकसिंग दैट हाउ द टेक्स्ट कंपेयर द एनवायरनमेंट टू अ मशीन, और एक फॉरेस्ट को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, और इसके अलावा विल्डरनेस को कैसे डिस्क्राइब किया है, डेजर्ट को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। इसी तरह नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे कि नरेटर कौन है, नॉन ह्यूमन है, एनिमल है, ओमनिसिएंट है, लिमिटेड है, साइलेंसेस कैसे हैं, जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, लोकल पॉपुलेशन है, उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है। इसके अलावा जो टेम्पोरल स्ट्रक्चर है, ह्यूमन स्पीड, डेज, और कंपैरिजन टू जियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस हैं स्पीड के, टाइम के, उनको कैसे कनेक्ट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। कोई प्रोफेसी की जा रही है इकोलॉजी को लेकर, किसी डिके को लेकर, किसी डेथ को लेकर, और कौन से फ्लैशबैक टेक्निक दिखाए जा रहे हैं जो कि एनवायरमेंटल डैमेज को मे बी प्रिडिक्ट कर रहे हो या वायलेंस दिखा रहे हो। सेटिंग देखेंगे आप, और किस तरह से आप जो है वो आप देखेंगे किस तरह से जो नॉन लाइफ जिसको हम कह सकते हैं, या फिर ऐसी एंटिटी जिसको हम ह्यूमन लाइफ नहीं कह सकते, स्टॉर्म्स हैं या अर्थक्वेक्स हैं या फिर रेन है, वो कैसे इम्पैक्ट कर रही है ह्यूमन डिसीजंस को। इस ठीक है, जो इसके अलावा जो फेमिन का जो एलिमेंट है, ये किस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं ह्यूमन प्लॉट को, तो इनको आप फोकस करेंगे ये जो की लिटरेरी एस्पेक्ट्स के एतबार से। इसके साथ-साथ अगर मैं आपको फोकस करूँ कि हम जो हमारे पास मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेस होती हैं, वो ब्रॉडली हम ये फोकस कर रहे होते हैं हमारे पास कोर लिटरेरी थ्योरी क्या है, और उस लिटरेरी थ्योरी के बाद हम अ, अपने पास एविडेंस के तौर पर रिसर्च आर्टिकल्स को फोकस कर रहे होते हैं, और फिर हम रिसर्च आर्टिकल्स के साथ-साथ अलाइन करते हैं अपना की जो टेक्स्ट है वो नॉवल होगा, और साथ-साथ हमारे पास जो की थ्योरेटिकल आइडियाज़ हैं किसी क्रिटिक के 1 या 2 की, वो आप मद्देनज़र रखेंगे। फिर इसके बाद आपके पास ऑप्शन ये है कि आप सिर्फ इको क्रिटिसिज्म के एलिमेंट को पर्टिकुलरली फोकस करके सिंगल फोकस करते हुए देख लें, फिर आप नैरेटिव थ्योरी को ऐड कर लें एज ए टूल के तौर पर, आप ये एलिमेंट देख रहे हैं, प्लॉट, पेसिंग, कैरेक्टर, पर्सपेक्टिव, नैरेटिव मोड को देख रहे हैं, या फिर आप इसके साथ पोस्ट कॉलोनियलिज्म का पर्सपेक्टिव ऐड करके आप रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेशन या फिर इंडिजिनस जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर जो इम्पैक्ट है उस कॉलोनियलिज्म का, उसको देखना चाह रहे हैं तो भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप क्लोज रीडिंग टेक्स्ट भी कर सकते हैं, स्टाइलिस्टिक टेक्निक्स, मेटाफोर्स एंड टेक्स्ट को भी फोकस कर सकते हैं। ये एक चार्ट मैंने आपके लिए बनाया है। इस चार्ट में हमारे पास मेजर कोर थ्योरीज आ रही हैं। उस कोर थ्योरीज के बाद हम क्वालिटेटिव एनालिसिस, फिर उसमें फर्दर क्लोज रीडिंग टेक्स्ट या हर्मेनोटिक इंटरप्रिटेशन या क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस हम कर रहे होते हैं। अगर आप यहाँ पर फोकस करें तो हम टेक्स्ट लेवल पर बहुत ज्यादा चॉइस ऑफ वर्ड्स को भी फोकस करते हैं, स्टाइलिस्टिक एनालिसिस भी करते हैं, इंटरटेक्सुअल एनालिसिस भी करते हैं। वी ट्राई टू मेक कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट books that are having some similar kind of ideas। हम थीमेटिक एनालिसिस भी करते हैं। हम अब थीमेटिक एनालिसिस की मिसाल आपके सामने ये है कि हम फोकस करेंगे कि अगर टी.एस. एलियट की जो वेस्टलैंड है उसमें जो डिके दिखाया गया है, या अर्बन डिके है, या कंपैरिजन है अर्बन लाइफ, सिटी लाइफ का और रूरल लाइफ का, और जो विल्डरनेस दिखाई गई है वो किस चीज को डिपिक्ट कर रही है, और उस थीम के हम चैप्टर के अंदर चैप्टर बनाएंगे और उस थीम से रिलेटेड आइडियाज को इंटरकनेक्ट करेंगे। हम डिस्कोर्स एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हम इमेजरी और थीम को भी फोकस कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम मद्देनज़र रख सकते हैं। अब आपके सामने मैं ये कुछ बुक्स लेकर आऊँगा आपके सामने। सबसे पहले तो हम स्लो वायलेंस की बात करेंगे, रॉब निक्सन की। तो रॉब निक्सन ये कहते हैं कि कोई भी जो डिके है वो इंस्टेंटली नहीं होता, बल्कि ग्रेजुअली डिके होता है। और किसी भी चीज़ को जानने के लिए हमारे पास कोई एक महदूद टाइम पीरियड है। उस महदूद टाइम टाइम पीरियड में हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से
क्लाइमेट का जो डिज़ास्टर है वो हमें नज़र नहीं आता। रॉब निक्सन के बाद हमारे पास द मशरूम एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड एक मशहूर किताब है एना सिंह की। इसमें वो मशरूम की एग्ज़ाम्पल करते हैं और ये मशरूम बेसिकली उन जगहों पर उगता है जहाँ पर ऑलरेडी डिके, तबाही आ चुकी है। लेकिन ये मशरूम की मज़े की बात ये है कि ये जापान में बहुत फ़ेमस है, कल्चरल एस्पेक्ट के एतबार से बहुत महँगा भी है और बहुत वैल्यूएबल है। तो वो दिखाना चाह रही हैं कि हाउ कैन द इम्पोर्टेंट थिंग्स स्टिल ग्रो इन द रूइन्स ऑफ द वर्ल्ड, और किस तरह से इसमें वो एक कमोडिटी की बात करती हैं, कमोडिटी चेन के बारे में, कि किस तरह से एक कमोडिटी के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है और दुनिया का हर बंदा इसके साथ इंटरकनेक्टेड है। ताजिर से लेकर, दुकानदार से लेकर, समाज से लेकर, खाने वाले से लेकर, एक कल्चर से लेकर। तो इसका मतलब ये है कि इकोलॉजी है वो टोटली इंटरकनेक्टेड है। इंसान ये दावा ही नहीं कर सकते कि वो इनसे अलग है या बालातर है या किसी भी एतबार से। क्योंकि अपने आप वो दावा जो है वो फेल हो जाता है कि जब आप डिपेंडेंट है नॉन ह्यूमन लाइफ के ऊपर अपने सर्वाइवल के लिए। उसके बाद हमारे पास बॉडीली नेचर है जिसमें मैंने पहले बात की कि आपकी अ, जो डाइजेशन है, इंजेशन है, एक्सक्रीशन है, जो इन्हेलेशन है, साँस लेने का मतलब हमारा पॉल्यूशन का जो हम किसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं साँस लेने के लिए किसी जगह पर जाकर, लेकिन साथ ही किसी वडेरे की कोई फैक्ट्री है जहाँ से धुआँ उड़ के मेरे फेफड़े खराब कर रहा है। तो हाउ दीज़ थिंग्स आर कंटीन्यूअसली इंटरकनेक्टेड, और जो ताजिर तबका है, जो अमीर तबका है, कैपिटलिस्ट तबका है, वो इसमें बहुत बड़ी वजह है, जो कि करता है एक रियलिटी को जिससे इम्पैक्ट आता है साउथ को। इसके अलावा अगर निक्सन की मैं बात करूँ तो निक्सन ने ये भी कहा था कि ग्लोबल साउथ जो है वो कैसे मुतासिर होता है। निक्सन अगर आपके सामने यहाँ पर आ रहा है तो। ग्लोबल साउथ पुअर लोग सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। इसका असरात, इम्पैक्ट भी हमें बहुत देर बाद देखने को मिलते हैं। इसी तरह अमिताभ घोष बात करते हैं कि हमें लिटरेचर में इसकी बात करने की ज़रूरत है, हमें पॉलिटिकल साइड पर बात करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को सामने लेकर आने की ज़रूरत है ताकि हम बहुत सारे मौज़ूआत पर खुलकर बात कर सकें। द ग्रेट डिरेंजमेंट, वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर किरदार जो हैं वो नावल में दरख्त हों, समंदर हों, दरिया हों, तो क्या मैसेज जाएगा? मेबी आम क्रिटिक शायद ये कहें कि ये तो बड़ी अजीब ड्रामाई किस्म की चीज़ डाल दी है राइटर ने, लेकिन इस मौज़ू पर बात करने की ज़रूरत है। और अगर एज़ ए क्रिटिकल स्टडी के तौर पर इस बुक को स्टडी करना है, मतलब एज़ ए टेक्स्ट के तौर पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जिसमें बहुत सारे राइटर्स के आइडियाज़ जम्बल अप हों और साथ में ग्लॉसरी दी हो, तो ये एक फाउंडेशनल किताब है इको क्रिटिसिज्म की, जिसको जो है वो स्कॉट साल्विक ने एडिट किया है। इसको भी अच्छा पढ़ा जा सकता है। मैंने इस किताब को गो थ्रू किया है और मुझे जो इस बात की किताब की जो अच्छी बात लगी, उसकी ग्लॉसरी लगी है, जिसमें मुख्तलिफ राइटर्स जो भी इको क्रिटिसिज्म से इंटरकनेक्टेड हैं, उनके आइडियाज़ को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद एक और किताब है टिमोथी क्लार्क की, इको क्रिटिसिज्म ऑन द एज। इसको भी आप फोकस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो ये तमाम मेजर बुक्स हैं, इनमें से 1 या 2 या 3 का अच्छा मुताला आपके पास होना चाहिए। कोर लिटरेरी टेक्स्ट जिसको आप एनालाइज़ करना चाह रहे हैं, उनको आप फोकस करें। इंटरकनेक्ट करें कोर आइडियाज़ को, मेथोडोलॉजी को फोकस करें कि मेथड्स और एनालिटिकल मेथड जो है आपको आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से आप इको क्रिटिसिज्म के आइडियाज़ को, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, माना जा रहा है, इस पे बात की जा रही है, इसके ऊपर डिसिप्लिन एस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो आप अपनी फील्ड फिर लिटरेचर से भी एलैबोरेट होते हुए क्लाइमेट स्टडीज की तरफ भी जा सकते हैं। तो यानी आपने इसको कल्चरल स्टडीज के साथ भी इंटरकनेक्ट कर दिया है। So that's how you can continue your work, continue your thesis and research article by focusing on the broad literary theory and cultural theory and interconnecting with the smallest part and the smallest details of the text and how they can interconnect and give out some sufficient idea or reliable data so that we can continue to talk about these issues that impact us. Thank you very much.